हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आईसीडीआर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 4 आईपीओ के कंसर्न में एंड 101 ऑफ एफपीओ के कंसर्न में। तो जहाँ जहाँ आईपीओ एफपीओ की कॉमन कंडीशंस हैं वहाँ एक साथ ही चलेंगे और जहाँ वेरिएशन आएगा वहाँ पे फिर इंडिविजुअल देखेंगे। ठीक है। रेफरेंस डेट क्या हो गया, कुछ डाउट आ रहा है? बोलो। नहीं है, चलो ठीक है। रेफरेंस डेट, अच्छा रेफरेंस डेट से हमारा क्या मतलब है? मतलब किस दिन हमें सारे कंप्लाइंस, अभी हम आगे बहुत सारे रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, तो उन रेगुलेशन का कंप्लाइंसेस हमें कौन से दिन इंश्योर करना होगा, विच डेट। तो वो डेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो डेट कौन सी डेट है? यहाँ पे दो डेट्स होती हैं। नंबर वन, एक तो देखो होता है डीओडी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और एक होता है ओडी, ऑफर डॉक्यूमेंट। देखो डीओडी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो हमने टर्म पढ़ा था, वो हम पहले किसको जमा कराते हैं? सेबी को, है ना। और जैसे सेबी से ऑब्जर्वेशन आ गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ओडी। तो ऑफर डॉक्यूमेंट बना करके किसको भेजते हैं? आरओसी को, है ना। तो उसकी कॉपी जाती है सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी। तो ये जो डेट है ना डीओडी और ओडी की, जो डेट है डीओडी और ओडी की, वही डेट क्या होती है? रेफरेंस डेट। यहाँ पे कोई 30 डेज कुछ नहीं है, यही डेट रेफरेंस डेट है। रेफरेंस डेट मतलब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी विद द सेबी एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओडी विद द आरओसी। ओके क्या? समझ में आ गया सबको? तो देखो लैंग्वेज, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, इस लाइन का मतलब मुझे अनुश्री बता। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर के अलावा मतलब नहीं नहीं नहीं, ये लाइन बस इतनी सी इंटरप्रिटेशन करके बताओ, आगे कुछ नहीं पढ़ना। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। मैम अगर हाँ पल्लवी। मैम अगर कोई और चीज लिखी हुई है लिमिट नहीं लिखी है तो फिर ये वाली बात, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है जब तक कि कहीं कुछ और ना लिखा हो। मतलब इस चैप्टर, चैप्टर मतलब आईपीओ का चैप्टर जो हम बात करें, किसके कंसर्न में? ये आईपीओ और एफपीओ के कंसर्न में सिर्फ। तो जो हम आईपीओ एफपीओ वाला चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस आईपीओ एफपीओ मतलब यहाँ पे राइट इशू की बात भी नहीं हो रही, बोनस की बात भी नहीं हो रही, प्रेफरेंशियल इशू की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि उन सबके चैप्टर आईसीडीआर में अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आईपीओ एफपीओ वाले चैप्टर की बात हो रही है। तो अगर इस रेस्पेक्टिव चैप्टर में कहीं किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन में कुछ और रेफरेंस डेट के लिए बोल दे तो वो मान लेना, नहीं तो ये एप्लीकेबल कर लेना। क्या एप्लीकेबल कर लेना? इशूअर मेकिंग एन आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी shall satisfy the conditions of this chapter कब? as on the date of filing of DOD with SEBI and also as on the date of filing OD of a document with ROC। तो अगर कहीं कुछ और स्पेशल डेट लिखी हो तो वो फॉलो कर लेना, कहीं भी कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ DOD with the SEBI and filing of OD with the ROC will be taken into account as reference date. And what is the purpose of reference date? क्यों पढ़ रहे reference date? जितने भी प्रोविजंस के कंप्लाइंसेस लिखे होंगे वो इन दोनों डेट्स पे इंश्योर करेंगे। हम जैसे बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो कौन सी डेट पे देखोगे? इसी डेट पे देखोगे। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा टर्नओवर इतना होना चाहिए, है ना, वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइंसेस की हम बात कर रहे हैं वो सारी इसी डेट की बात। बिल्कुल सही। अलग अलग डेट्स हैं तो हम उन दोनों डेट्स पे इंश्योर करेंगे कि सारे कंप्लाइंसेस पूरे हो रहे हैं रेगुलेशन। तो जिस दिन हमने डीओडी फाइल किया था ना सेबी को, उस दिन भी हमारे सारे कंप्लाइंसेस इंश्योर होने चाहिए, और जिस दिन हमने ओडी फाइल किया था उस दिन भी हमारे सारे कंप्लाइंसेस को रेफरेंस। हाँ सारे कंप्लाइंस, जैसे मैंने बोला कि हमारा प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों दिन ही देखेंगे कि डीओडी के दिन भी नहीं था और ओडी के दिन भी नहीं था। अगर कहीं कोई स्पेशल दे रखा है तो फिर वो स्पेशल डेट ले, राइट है। दिस इज व्हाट रेगुलेशन नंबर 4 रेफरेंस डेट। आई गेस क्लियर है अभी सबको? चलो लेट्स मूव फर्दर। दैट इज व्हाट रेगुलेशन नंबर 5 एंटिटी नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग आईपीओ एंड एफपीओ। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आईपीओ एफपीओ के बारे में सोचे ही ना, वहीं से सोचना ही बंद कर दें? आगे की कहानी तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 5 सब रेगुलेशन नंबर 1, दैट इज व्हाट। देखो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है ये? 5 लोग, 5 पांडव्स।
कौन कौन? इशुअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर. दीज आर द 5 पांडव्स. कौन कौन से लोग हुए, नाम याद हो गए? इशुअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर. इन पांचों में से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? डिबार्ड बाय सेबी नहीं होना चाहिए. तो आर डिबार्ड बाय सेबी, अगर ये लोग डिबार्ड है तो वो कंपनी क्या हो जाएगी? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी. ठीक है. नंबर 2, इशुअर्स, प्रमोटर और डायरेक्टर्स. अब इशुअर के प्रमोटर डायरेक्टर क्या है? किसी दूसरी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है ना. प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी है, और वो अदर कंपनी जो है इज डिबार्ड बाय सेबी है, तो इज डिबार्ड बाय सेबी. ठीक है क्या? इन दोनों में कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट टेंस. इसका मतलब ये है कि कभी पास्ट में डिबार्ड थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं होने चाहिए. मतलब कब नहीं होने चाहिए? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओडी वाले दिन डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए. तो अगर उस दिन डिपार्टमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो आज से 3 साल पहले डिपार्टमेंट था, उससे क्या मतलब है? आज के डेट पे तो नहीं है ना. तो यहाँ पे अगर नो रेस्ट्रिक्शन इफ डिपार्टमेंट इज ओवर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी. ठीक है क्या? कोई शक है? आगे देखो. इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन है ये लोग? विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? उन्होंने लोन से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, अब पैसा है उसके बावजूद भी रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई ने उनकी क्वेश्चन लिस्ट में उनका नाम लिख दिया विलफुल डिफॉल्टर. तो वो कौन हो गए? विलफुल डिफॉल्टर. और फ्रॉडुलेंट बोरोवर कौन होंगे? नहीं, फ्रॉडुलेंट बोरोवर इंटेंशनली झूठ बोल करके लोन लिया है ना. जैसे एसेट खुद की बता दी जबकि एसेट उसकी है ही नहीं, या कुछ भी ऐसा फ्रॉड करके लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंट बोरोवर. या फिर इशुअर के प्रमोटर डायरेक्टर कौन निकल गए हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. ये हैं जो पैसे लेके भागे, है ना. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. एम आई क्लियर? चलो 5-1 क्लियर हो गया, सबको याद हो गया अच्छे से? जल्दी से रिकैप कर दो. नंबर 1, इशुअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर are debarred by SEBI. Issuers, promoter or director are promoter or director of other company and that other company is debarred by SEBI. और दोनों का डिपार्टमेंट ओवर हो चुका है तो कंडीशन खत्म. थर्ड वन, इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर क्या है? विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, या फिर इशुअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है. 5-1 हो गई कंडीशन. चलो अब 5-2 की बात करेंगे हम. 5-2 ये किसके कंसर्न में है? आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से कंसर्न में है. देखो ऐसा है कि कभी घर में काम वाम करते हो क्या? अपनी लाइफ में कोई पढ़ाई के अलावा कोई और काम करते हो क्या? तो करना ही पड़ता है. हाँ वही तो, मम्मी की हेल्प करते हो कभी? कौन कौन करता है वो बता ना, कौन कौन अच्छे बच्चे? करनी पड़ती है. अच्छा अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल कभी खाना बनाया है? बनाया सबने? नहीं बनाया? किचन में काम नहीं किया कभी भी? अच्छा हाँ तो आती है ना तो. अच्छा कभी ऐसा किया कि मैंने रोटी बेल दी और बस रोटी बेल के मैं चली गई, फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दिया? क्या कर सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी यही है. तो क्या करना पड़ेगा? रोटी बना रहे हो तो पहले रोटी पूरी करनी पड़ेगी कंप्लीट, उसके बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होगा. या फिर हम कोई आधा काम ये कर दिया, आधा कर दिया, आधा ये कर दिया, आधा ये कर दिया, और सारे काम आधे आधे करके फैला दिए हमने सारे. क्या ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल तो है, हम कर तो कुछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जो हमारी फटकार लगेगी ना उसकी कोई लिमिट नहीं है. ऐसा होगा या नहीं होगा? अच्छा जैसे कुछ लोग ना बहुत मिसमैनेज्ड होते हैं, या फिर कभी कभी बहुत हैरान परेशान भी होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी होते हैं, तो वो लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं. जैसे मैंने कोई एक डब्बा खोला, उसको रख दिया, उसमें से आधा काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, आधे घंटे के अंदर पूरी किचन फैला दी, और या फिर रूम फैला दिया, या पूरा घर का सत्यानाश कर दिया. और उतने में अगर माता राम आ जाए तब तो कहने ही क्या. तो इसका मतलब ये जो भी हमने किया, क्या अच्छा काम किया? फिर आप जो ये काम करो पहले ढंग से निपटा लो. चलो और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. अभी आप क्या करो सब लोग? सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, अब प्रोफेशनल में आ गए हो सब लोग. अच्छा तो अभी आप लोग का मेन फोकस क्या है? सीएस क्लियर करना. अच्छा अभी समझदार समझदार बच्चा क्या सोचेगा अभी सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद कि अब फटाफट से पढ़ाई करके सीएस प्रोफेशनल निकाल लो ताकि हम सीएस बन जाएंगे, जॉब ट्रेनिंग सब कुछ स्टार्ट कर देंगे. अच्छा अब कोई इंसान बहुत ही अजीब है, उसके दिमाग में शांति नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है, बैलेंस ठीक नहीं,
तो वो अभी सोचेगा सीएस प्रोफेशनल में अब मैं ना सीए भर देता हूँ। सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद देखो स्टार्टिंग एज अलग होती है। जब आप सीएस ईडी कर रहे हो या सीए फाउंडेशन कर रहे हो तब तो आप थोड़े कंफ्यूज होते हो, आपको पता नहीं होता कौन सा फील्ड चूज करना है, तो आप ओपन रखते हैं ऑप्शन की क्या पता है ये सही है क्या पता है ये सही है, वहां पे तो आपको पता नहीं है रियलिटी क्या है। लेकिन अभी आप सीएस प्रोफेशनल में हो ऑलरेडी, तो अभी तो रियलिटी पता नहीं कि सीएस ही कर रहे हैं, और सीएस प्रोफेशनल के वक्त आपने सीए फाउंडेशन का एडमिशन ले लिया। ऐसा कोई सोचता भी है क्या? या चलो और ही एकदम डिफरेंट जुदा फील्ड, चलो सीए तो फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी में आते हैं। हाँ नहीं नहीं, और कुछ नहीं तो चलो एक काम कर लेते हैं अपन, है ना, फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब क्या इसका कोई फैशन डिजाइनिंग से या कोई बुटीक वुटीक खोलने से या कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग से कहीं कोई नाता है दूर दूर तक? अच्छा अगर आप ऐसा करते हैं तो घर वाले क्या बोलेंगे कि बेटा इतना टाइम पेशेंस रखा है, 1 साल की बात हो रही है और कर लो थोड़ा सा पेशेंस, तो 1 साल एग्जाम दे दो, उसके बाद में जो मर्जी है वो कर लेना, ज्वेलरी डिजाइनिंग करनी है फैशन डिजाइनिंग करनी है जो मर्जी वो कर लेना। अभी फिलहाल के लिए फॉर अ टाइमिंग आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? वाई सो? जब तक चीजें पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग है आप 17 काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कंपनी में आईसीटी बोल रहा है यार तुम गजब हो, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे कन्वर्टेबल शेयर इशू कर रखे हैं जिनका इक्विटी में कन्वर्जन पेंडिंग है, और तुम बीच में ही आईपीओ लेके आ रहे हो। तुम्हारे अभी तक रायते फैल रहे हैं वो तो सिमटे नहीं है, इतने सारे पेंडिंग लोग पड़े हुए हैं उनको इक्विटी शेयर देना है, नए शेयर इशू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? जब तक आपका पेंडिंग खत्म नहीं हो जाता शेयर इशुएंस का, आप नए शेयर इशुएंस के बारे में नहीं सोचेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है रेगुलेशन नंबर 5 सब रेगुलेशन नंबर 2। व्हाट इट सेड कि आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पेंडिंग है कंपनी में, इसके बारे में या तो कन्वर्जन के लिए या फिर ऑप्शन पेंडिंग। ऑप्शन पेंडिंग समझते हैं आप लोग? ऑप्शंस जैसे ईसॉस विसॉस हुए, पर ईसॉस तो चलो एम्प्लॉय बेनिफिट वाले वहां तो एक्सेप्शन में आते हैं। उसके अलावा वारंट्स इशू कर रखे हैं आपने जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उन वारंट्स के बेसिस पे फ्यूचर में शेयर्स ले सकते हैं। तो अगर इस तरह के कोई आउटस्टैंडिंग पेंडिंग फॉर कन्वर्जन मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रखी है आपने। नंबर 2 ऑप्शन पेंडिंग मतलब जिसमें आपको ऐसा कोई राइट दे रखा है जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में शेयर रिसीव करने का राइट है। ये सब चीजें अगर पेंडिंग है तो पहले इनको निपटाओ, इनका पेंडेंसी खत्म करो, उसके बाद ही आप आईपीओ एफपीओ लाना, उससे पहले आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकते हैं। अच्छा लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर हम ऑप्शन पेंडिंग की बात कर रहे हैं तो अगर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में कोई भी ऑप्शन पेंडिंग है तो वो एग्जाम्प्टेड रहता है, तो अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। और अगर हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या है? फुली पेड अप है। फुली पेड अप है मतलब अभी कोई पैसे से रिलेटेड पेंडिंग कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, प्लस साथ ही में उनका कन्वर्जन हो जाना चाहिए किससे पहले पहले? ओडी से पहले पहले। तो देखो वैसे तो हम कंप्लायंसेस डीओडी और ओडी दोनों पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इसने? ओडी। तो अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड इन रेस्पेक्टिव प्रोविजन, तो अगर चैप्टर में कहीं कुछ और लिखा हुआ है तो वो फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे आप डीओडी नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? ओडी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑप्शन कन्वर्जन है, ये आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन है ओडी पे तो चलेगा, कब आउटस्टैंडिंग नहीं होना? ओडी पे। ओडी तक तो आपका कन्वर्जन पेंडिंग हो ही नहीं सकता, वो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और ये शेयर्स क्या होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। दोनों एक्सेप्शंस क्लियर है? 5-2 क्लियर है क्या? 5-2 किसके बारे में है? पहली बात तो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पेंडिंग फॉर कन्वर्जन या फिर ऑप्शन पेंडिंग नहीं होने चाहिए। लेकिन ऑप्शन पेंडिंग का एक्सेप्शन क्या बोला इसने? ईसॉस वीसॉस बोल दिया कि ईसॉस वगैरह हैं तो वो चलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम चलेगा। और दूसरा क्या बोला इसने? अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं जो फुली पेड अप है, क्या है? फुली पेड अप है प्लस ओडी से पहले पहले कन्वर्जन हो जाए उनका तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट 5-1 एंड 5-2। लेट्स मूव फर्दर, रेगुलेशन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। दैट इज व्हाट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 6-1 नॉर्मल कंडीशंस हैं, 6-2 ऑल्टरनेटिव रूट है, और 6-3 तो एकदम ही अलग रेगुलेशन है जिसका इन दोनों से कोई नाता नहीं है। तो 6-1 6-2 जो है वो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताते हैं। चलो सबसे पहले बात है कैलकुलेटेड ऑन restated and consolidated basis। इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? restated and consolidated basis। अच्छा कंसोलिडेटेड का मतलब तो समझ में आता है कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज करके आपको अपने
बैलेंस शीट पीएनएल बनाने हैं, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। कंसोलिडेट, ये रीस्टेटेड क्या होता है? तो स्टैंड अलोन होता है, इंडिविजुअल का मतलब तो रीस्टेटेड। तो चेंजेस कब होते हैं? चेंजेस क्यों होते हैं? रीस्टेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रीस्टेट कर सकते हैं, मतलब हम किसी पर्टिकुलर ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। दो तरीके से होता है, एक तो वॉलेंटरी रिवीजन, तो कंपनी नो पढ़ा हो बचपन में, एनसीएलटी के ऑर्डर से वॉलेंटरी रिवीजन होता है, और एक एनसीएलटी के ऑर्डर से होता है। वॉलेंटरी कब, जब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए होते हैं, तो आप एप्लीकेशन लगाते हैं और फिर अमेंडमेंट करते हैं, और या फिर एनसीएलटी का खुद का ऑर्डर आ गया, भैया तुमने फ्रॉड किया हुआ है, अकाउंट्स रीस्टेट करो। तो अगर इस तरह से कोई रिवीजन इन अकाउंट्स हुआ है, तो फिर कौन से वाले अकाउंट्स देखे जाएंगे? रीस्टेटेड, मतलब चेंज होने के बाद वाले। और अगर कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो फिर क्या देखा जाएगा? कंसोलिडेशन बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे। कोई शक है क्या इसमें? पक्का श्योर? चलो, अब क्या बोलता है? सबसे पहली कंडीशन, नेट टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट बोले तो, है ना, मतलब अदर देन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो उनको अलावा, मतलब जो भी हमारे को दिखाई दे रही, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एवरीथिंग, तो कौन सी वैल्यू देखनी? नेट। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये जो नेट टेंजिबल एसेट है वो कितनी होनी चाहिए? कब? पिछले 3 सालों में, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में हर साल आपका नेट टेंजिबल एसेट कम से कम कितना होना चाहिए? अच्छा, उसमें से भी मॉनेटरी एसेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? रीजन बताएगी किसी को? वाई? ज्यादा कैश थोड़ा रखेंगे हम। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, जितना भी मेरा टेंजिबल एसेट होता है, उसमें से लिक्विड एसेट बहुत ही कम होता है। आप चाहे कहीं भी किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, अपने फादर का देख लो, या अपने कोई रिलेटिव्स का देख लो, किसी का भी आप चेक करना चाहो, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, सपोज करो, चलो कौन बताएगा मुझे? गुंजन बताएगी। गुंजन, डैड का नेट टेंजिबल एसेट बताओ। अच्छा, ऐसा क्या? अरे लप्पा लगा लो, ऐसी क्या बात है? अच्छा चलो, चलो हम 3 करोड़ ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इस 3 करोड़ का अगर नेट टेंजिबल एसेट है, तो इस 3 करोड़ में को सेग्रीगेट करके बताओ मुझे, बाइफरकेट करो। घर होगा ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, ये जो होम है, स्वीट होम, ये कितने का होगा अप्रोक्सीमेटली? 1-1.5 करोड़ का तो यही हो जाता है, सबसे ज़्यादा महंगा तो घर ही होता है, और तो क्या ही। चलो 1.5 करोड़ का तो घर हो गया। फिर अच्छा, शॉप हो गई, शोरूम, अरे वाह, तो वो कितने की है? 1 करोड़ की। 1 करोड़ की शॉप हो गई। अरे तो फिर तो ये 3 करोड़ कहाँ बता रही है? फिर तो ये कम से कम 20-25 करोड़ है, तो शॉप की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। चलो, अभी वो डिपेंड करता है कितना साइज है शॉप का। चलो कोई नहीं, अभी हम 1 करोड़ ले लें। 1 करोड़ में कोई शॉप नहीं होती है सिटी की। हाँ चलो, अच्छा लैंड भी हो गई, फिर बताओ। तो ये क्या गलत बताया? फिगर ही गलत है ये। हाँ, चलो 20 करोड़ डालते हैं हम। अब इसके सारे वैल्यूएशन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलो 20 करोड़ का हमारा नेट टेंजिबल एसेट है, जिसमें से शॉप जो है कम से कम 5 करोड़ की ले लेते हैं। अगर बहुत छोटी शॉप है तो, अगर बड़ा शोरूम है तो 20-25 करोड़ का तो वही होगा। चलो, अभी लैंड कितने की है? अच्छा, तो हो गए 2-2.5 करोड़ की लैंड हो गई। अच्छा, अब सुनो बात मेरी। तो हमारा जो मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो सब कहाँ होता है? बड़ी बड़ी असेट्स में होता है मैक्सिमम। अच्छा, घर में कितना कैश है? कैश बता दो बस। 50,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम 50,000 है, 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब चलो हम मैक्सिमम ले लेते हैं 1 लाख रुपए। मतलब जो हमारी नेट टेंजिबल एसेट का कितना छोटा सा पोर्शन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिजेंसी। और इवन सेविंग अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट मान लेते हैं, बैंक का सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में भी ज़्यादा पैसा नहीं रखता कोई भी। सेविंग अकाउंट में कितना रख लोगे? 2-3 लाख, 2 लाख मान लेते हैं, ज़्यादा कोई नहीं रखता। तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा, जितना भी हमारा नेट टेंजिबल एसेट है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रखते हैं। लिक्विड फॉर्मेट में कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता लिक्विड फॉर्मेट में? रिटर्न नहीं मिलेगा ना उसमें। अगर मैं पैसा घर में कैश में रखूं, या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट में रखूं, तो आई विल नॉट गेट दैट मच रिटर्न। मतलब यहाँ कैश पर तो 0 रिटर्न है, और सेविंग में भी ना के बराबर रिटर्न है, 2-2.5% का रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट में। तो वो पैसा मुझे कोई रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है, मैंने आइडल छोड़ रखा है। इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही घटिया है।
वर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है, वर्स्ट। मतलब आपको पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। जितना आइडल पैसा रखो, लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार कहाँ से पैसा लेके आए, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और हमारे पास फंड्स पड़े तो हम उसे आइडल छोड़ रहे हैं। अब कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके पास नेट टेंजिबल एसेट है, उसका 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट लेके बैठी है, तो भी बोले यार तुम में अक्ल नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं तुम्हें, तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तुमसे ऑलरेडी फंड तो इन्वेस्ट हो रहा नहीं है और तुम पब्लिक से और पैसा लेके बैठोगे, किस खुशी में पैसा ले रहे हो भाई, कंपनी तभी मना कर देगा तुम। लेकिन अगर कंपनी के पास कुछ जस्टिफाइड ग्राउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में कैश है 2 करोड़ पड़ा है, या फिर सेविंग अकाउंट में 4 करोड़ का अकाउंट अमाउंट पड़ा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है मुझे अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, और प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसके लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने देखा कि दैट इज ऑफ 12 करोड़। अब 12 करोड़ में से मैं फंड्स अरेंज कर रही हूँ, कुछ है ना, फंड्स अरेंज कर रही हूँ, तो मैंने कुछ अपनी, जैसे मान लेते हैं ज्वेलरी वुलरी गोल्ड पड़ा था आइडल फालतू का, उसको बेच दिया, तो 2 करोड़ रुपए वहां से आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जितनी एफडीज थी वो हमने ब्रेक कर दिया, 4 करोड़ रुपए वहां से आ गया, तो अभी हमारे पास 6 करोड़ का अरेंजमेंट खुद से हो चुका है। अब बैलेंस 6 करोड़ के लिए हम बैंक लोन लेंगे। समझ में आ रही बात? तो सही है ना, तो जस्टिफाइड रीजन है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिक्विडेट किए अभी चीजों को, इसलिए मॉनेटरी एसेट है वो। तो अगर इन केस आप सेबी को ये सेटिस्फाई कर दें कि मॉनेटरी एसेट क्यों रखी हुई है, तो सेबी मान जाएगा। रीजन दे दो बस सेबी को, और ये बोल दो कि हम इसको वेरी सुन करेक्ट कर देंगे। तो व्हाट दिस कंडीशन सेज कि आपके जो मॉनेटरी एसेट है वो मैक्सिमम कितनी होगी, 50% होगी, लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो आप फर्म कमिटमेंट कर दो टू यूटिलाइज सच एक्सेस अमाउंट, कि भाई हम इस तरह से इस एक्सेस मनी को यूटिलाइज कर लेंगे, तो सेबी समझ जाएगा कि आपका क्या पर्पस है, व्हाई यू हैव कैप्ड दिस मनी, एडिशनल मनी। हो सकता है कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई फैक्ट्री आ रहा है, वो फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट है से 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ में से कंपनी इज प्लानिंग टू ब्रिंग आईपीओ हम ला रहे हैं 4,000 करोड़ का, बाकी का 1,000 करोड़ भी प्लान की हम खुद से अरेंज करेंगे। अब खुद से अरेंज करेंगे, इसके लिए हमने मॉनेटरी एसेट रख लिया 1,000 करोड़ की। अब अगर 1,000 करोड़ की मॉनेटरी एसेट आपके पास है तो यू डू हैव जस्टिफाइड ग्राउंड, जस्टिफाइड रीजन है, और आपने सेबी को ये बोल देना कि भाई हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे अपनी फैक्ट्री में, हमारा सक्सेसफुल अगर आईपीओ होता है तो डेफिनेटली हमें पैसे की जरूरत है ही, और हमें फंड्स तो चाहिए होंगे, इसलिए हमने 1,000 करोड़ अपने ओन फंड्स यूज इफेक्टिव प्रोजेक्ट में। तो आप फर्म कमिटमेंट कर दीजिए कि आप इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, कोई शक? लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें, अगर आपका कौन सा वाला है, ऑफर फॉर सेल, कौन सा वाला है ऑफर फॉर सेल में शेयर किसके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के, और पैसा किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तो कंपनी के फंड्स का क्या लेना देना इसमें, तो उस केस में ये मॉनेटरी एसेट वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, नॉट एप्लीकेबल इफ द एंटायर इशू इज ऑफ ऑफर फॉर सेल, तो ऑफर फॉर सेल के केस में आपको मॉनेटरी एसेट वाली कंडीशन जरूरत नहीं। एम आई क्लियर? द फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नंबर 2, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसी को 15 करोड़, कब? वही प्रीसीडिंग 3 ईयर में। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 करोड़, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हाट इट मींस, क्वेश्चन पूछूं तो बताना मुझे। सबसे पहले हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में वी हैड अ लॉस ऑफ 2 करोड़, ईयर 2 में ये लॉस हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, एंड देन वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ का प्रॉफिट, एंड ईयर 3 में हमारा प्रॉफिट और बढ़ करके 100 करोड़ हो गया। ठीक है, अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लॉस हो गया है। अच्छा, तो इन दोनों को ले लें, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है तो लॉस हो गया उसको? यार प्रॉफिट होना जरूरी है, तीनों सालों में प्रॉफिट होना जरूरी है। व्हाट इट सेड विद प्रॉफिट एवरी ईयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, कोई भी साल बिना प्रॉफिट वाला हो ही नहीं सकता।
मतलब आप प्रॉफिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। अच्छा मान लो ये लॉस की जगह अब ये प्रॉफिट है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है, अब बताओ तो अब तो क्या करें, तीनों का एवरेज निकाल लें। तो 2 + 30 + 100, तो 132 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, तो ऑब्वियसली 15 करोड़ से काफी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब प्रॉफिट होना जरूरी है। अब चाहे प्रॉफिट कितना ही क्यों ना हो, चाहे हो सकता है कि एक साल में 1 करोड़ का मतलब टच कर गया जस्ट, मतलब 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, बाकी ईयर्स में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो वो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी साल। फाइन। नेक्स्ट कंडीशन थर्ड, नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, कब, वो पिछले 3 सालों में, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपकी नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ एवरी ईयर होगी। और लास्ट कंडीशन, अगर आपने नाम चेंज किया है लास्ट ड्यूरिंग ईयर, तो कम से कम 50% रेवेन्यू किससे आना चाहिए, नेम चेंज एक्टिविटी से आना चाहिए। 50% रेवेन्यू अर्न फ्रॉम नेम चेंज एक्टिविटी। क्या ये चारों कंडीशन समझ में आ गई? 6 है, तो 6(1) ने हमें 4 बातें जो बोली वो वापस से रिकैप करते हैं। नंबर 1, तो ऑफर फॉर सेल में एक्सेप्शन ही तो बोल रहे हैं हम, सेटिस्फाई करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, देखना ही नहीं है हमें। हमें किस पे देखना है, फ्रेश इशू में। अगर आईपीओ आ रहा है फ्रेश इशू का तो ही कंडीशन देखनी है, और अगर ऑफर फॉर सेल ला रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर मार्केट पब्लिक को बेचेंगे, तो कंपनी के पास ना तो पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कंपनी को कोई मतलब ही नहीं है इससे। सुनो, ऐसा ऐसा है, आपने क्या करा, आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू लेके आ रहे हैं, वो सेल के थ्रू इशू भी कंपनी ला रही है, कंपनी लाएगी। अब कंपनी लाएगी लेकिन वो किसके शेयर बेच रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर बेच रही है, तो उनका पैसा उन्हीं को मिलेगा ना। क्या कंपनी के पास कोई इन्फ्लो हो रहा है? जब कंपनी के पास कोई मॉनेटरी एसेट आ ही नहीं रही है अब, तो एग्जिस्टिंग मॉनेटरी एसेट को देख के क्या फायदा, समझ में आया बात? लेकिन अगर हम फ्रेश इशू ला रहे हैं तो कंपनी का पैसा आएगा, अब जब पैसा आएगा तो हम देखेंगे यार एग्जिस्टिंग पैसा तो तुमसे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, नया पैसे का और क्या करूँगी। तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट आईपीओ। आईपीओ और एफपीओ, मतलब ऐसे तो ये कंडीशन आईपीओ की ही है, सिर्फ 6(1) जो हम बात करें सिर्फ आईपीओ की बात कर रहे हैं। अभी एफपीओ में हम अलग कंडीशंस की बात करेंगे, बट अभी फिलहाल ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसकी है, आईपीओ के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं, कि रेगुलेशन 6 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एफपीओ वाला रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आईपीओ की कौन कौन सी 4 कंडीशन हुई 6(1) के कंसर्न में? नंबर 1, नेट टेंजिबल असेट्स 3 करोड़ का प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, इनमें से मॉनेटरी मैक्सिमम 50%, और अगर एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो फॉर्म कमिटमेंट कि हम उसको ठीक कर लेंगे, एंड दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल। नंबर 2, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाउ मच, 15 करोड़, कब का, पिछले 3 सालों का, बट हर साल एवरेज में इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है, हर साल। नंबर 3, नेटवर्थ, दैट इज व्हाट, 1 करोड़ का पिछले 3 सालों में। लास्टली नेम चेंज एक्टिविटी। अच्छा अब सुनो, ये जो 4 कंडीशन दी है ना, इनमें से बाकी सब तो ठीक है, बाकी में परेशानी नहीं होती, परेशानी आती है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अच्छी से अच्छी कंपनीज में प्रॉफिट नहीं होते। आप बड़ी से बड़ी कंपनी देख लो, इवन सरकारी कंपनीज देख लो, उनमें तो प्रॉफिट ही अब आने लगा है, उनमें तो प्रॉफिट ही नहीं होता, सालों साल से लॉस में ही होती है। तो ऐसे कंसर्न में वो 6(1) की कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाती। जैसे आप एग्जाम्पल लें, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में लास्ट ईयर से प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है, तो पहले लॉस में थी टाटा मोटर्स, बड़ी कंपनी। अच्छा, आपने जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा, जोमेटो, जोमेटो का आईपीओ आया था, जोमेटो वाज इन लॉस। तो भाई अब ये 6(1) की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रही, ये नेटवर्थ हो जाएगा, नेट टेंजिबल एसेट हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, वो दैट इज वेरी कन्वीनियंट। प्रॉफिट कहाँ से लाओगे? तो प्रॉफिट नहीं ला सकते हम, तो आप 6(2) के थ्रू आओ, ऑल्टरनेटिव रूल। तो किसके थ्रू इशू करेंगे? क्यूआईबी के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? क्यूआईबी। क्यूआईबी के थ्रू क्यों? क्योंकि वो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो एनालिसिस कर सकते हैं, उनमें उतनी कैपेबिलिटीज हैं, उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनके बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। आज एक नॉर्मल इन्वेस्टर इतना नहीं सोच सकता। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या देखता है? भेड़चाल, अच्छा सब कर रहे तो मैं भी कर दूं, सब कर रहे तो मैं भी कर दूं, और इस चक्कर में उसका पैसा डूब जाता है। लेकिन क्यूआईबीज प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कंपनी का एसेट कितना है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी ने कितने कितने लोन ले रखे हैं, अब तक क्या क्या डिफॉल्ट किए हुए हैं, अब तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, बिजनेस ग्रोथ कैसा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसके फेवरेबल है कि नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स दे एग्जामिन।
जब सब कुछ R&D कर लेते हैं वो, उसके बाद इफ दे फाइंड दैट कंपनी सूटेबल, तो भाई ठीक है ना, सेबी को उनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेबी सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचता है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा मासूम जनता है, मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, उसका पैसा डूबता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। इसीलिए उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी रामकथा बनाई जाती है, पूरे रेगुलेशन उनके लिए ही है। तो क्यूआईबी के लिए इतना नाटक करने की जरूरत है, तो क्यूआईबी खुद मेच्योर है, खुद से बारे में खुद का सोच सकते हैं। इसीलिए अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग में भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लो ना, ग्रोथ दिखनी चाहिए ना। आज फाइनली टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आई गई ना, और इवन इतना शानदार परफॉर्म कर रही है। अभी रिसेंटली उनका एक नया प्लांट लगा है, तमिलनाडु के अंदर नया प्लांट लगा है। उसके अलावा इनकी अभी इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली है, इवन दो टाटा मोटर्स का 2 व्हीलर भी आने वाला है। आप सोचो कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा शेयर में, जैसे जैसे नया प्रोडक्शन आता रहेगा, सेलिंग बढ़ती रहेगी और सेलिंग के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बूस्टअप हो जाएगी। आप देखो एक बजाज ऑटो कितना सस्ता शेयर हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, और बहुत लंबा टाइम तो छोड़ो, आज से 1 साल पहले का टेन्योर की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले बजाज ऑटो का शेयर 6,000 रुपये हुआ करता था, जो आज 12,000 है, डबल हो गया। क्योंकि 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल धमाधम सेल हो रही है, धमाधम इतनी जबरदस्त सेल है, क्योंकि हर कोई बंदा अपना व्हीकल चेंज कर रहा है 2 व्हीलर में। अभी कोई पेट्रोल व्हीकल लेना नहीं चाहता, सबको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। तो क्यों खरीदेगा भाई? ऑब्वियसली पेट्रोल की कॉस्ट लग रही है, अभी सिर्फ चार्जिंग से आपका काम हो रहा है, व्हीकल्स में ड्रास्टिक चेंज है। तो आप बिजनेस समझिए, ये कौन समझेगा? क्यूआईबी समझेगा। तो इसीलिए इनको रिलैक्स कर दिया है। व्हाट इट सेड, इफ एनी ऑफ द वन कंडीशन ऑफ 6(1) इज नॉट फुलफिल्ड, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही 6(1) की, तो इशू किसके थ्रू लेके आना? 6(2) के थ्रू, एंड फ्रॉम क्यूआईबीज। और इनके थ्रू भी कैसे आएगा? बुक बिल्डिंग के थ्रू। फिक्स प्राइसिंग में नहीं होगा, बुक बिल्डिंग के थ्रू आएगा। और कम से कम कितना परसेंटेज? 75% हमें किसके थ्रू लेके आना है? क्यूआईबीज के थ्रू लेके आना है। और ये भी नॉन अंडर रिटर्न होता है। 75% क्या होता है? नॉन अंडर रिटर्न, मतलब इस पोर्शन का आप अंडर राइटिंग नहीं करवा सकते, ये पोर्शन नॉन अंडर रिटर्न ही रहेगा। और अगर इनसे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। whether this 6(2) is clear? Alternative route? चलिए लेट्स मूव फर्दर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम उनके अंदर जो कंडीशन है उनके बीच में एंड है। हाँ, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस यस यस, सारी, चारों की चारों। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको 6(2) के थ्रू आना पड़ेगा। गॉट इट? चलो अब हम बात करें 6(3) एसआर शेयर्स। अच्छा, अभी जो हमने रेगुलेशंस पढ़ी सबको समझ में आ गई है क्या? पक्का? फास्ट तो नहीं हो रहा? क्योंकि मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रही हूँ आप सब लोग पढ़े हुए हो, मुझसे सेबी तो आता है आप लोग को और याद भी आ रहा है शायद हम। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना ना, ऐसा कुछ नहीं कि अपन जल्दी जल्दी भाग जाएंगे, समझ ही नहीं। तो अगर यहाँ तक पहले डाउट है तो वो बोलो, नो प्रॉब्लम, नथिंग, ऑल सेट। चलो अब 6(3) स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें समझनी हैं। अच्छा, आप लोगों ने स्टार्टअप्स के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ जानते हो स्टार्टअप्स के बारे में? क्या होता है स्टार्टअप्स? कुछ न्यू इन्वेंशन, न्यू इनोवेशन और कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ आपने कंपनी सेटअप की है। अच्छा, मान लेते हैं कोई पर्सन है जो IITian है या फिर कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या जो भी मतलब हाईली क्वालिफाइड पर्सन है। अब वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन जॉब नहीं करना चाहता, ही इज़ विलिंग कि मैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूँ। ही हैज़ सर्टेन विजन, सर्टेन उसके दिमाग में आइडिया। जैसे आप समझो, आप लोगों ने अर्बन कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, इट वॉज ऑल्सो अ स्टार्टअप। जब ये स्टार्ट हुआ था तो मतलब हम लोग घर में छोटी छोटी चीज़ों को, हाउस होल्ड चीज़ों को लेकर बड़े परेशान होते थे। कभी इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा है, कभी प्लम्बर नहीं आ रहा है, कभी ये पर्सन नहीं आ रहा है, कभी वो पर्सन नहीं आ रहा, तो हर बार कुछ कुछ चीज़ें अटक जाती थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि यार ऐसे सब लोगों को कनेक्ट करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों का काम अटके नहीं। और मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही भयंकर हाल होता है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, हम नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहाँ तो फिर भी चल जाते हैं, लोग फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, इतना भीड़ भाड़ है। मुंबई में अगर आप ऐसे लोग ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में ऐसी ऐप्स आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। चलो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम स्विगी जोमेटो की बात करते हैं। मतलब आज से कुछ साल पहले की हम बात करें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाना है तो बकायदा आपको उस पर्टिकुलर शॉप पे जाना होता था। ये होम डिलीवरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो लोगों ने एक इन्वेंशन सोचा कि यार, और ये सारी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब आजकल रोड पे ट्रैफिक कितना हो गया है,
अगर आज आप किसी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर किसी शॉप पे जाना चाहते हो या किसी रेस्टोरेंट जाना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि वहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है, वहाँ की कचौरी बहुत अच्छी है, या वहाँ का ये बहुत अच्छा मिलता है, तो आप तो ट्रैवल करते करते पूरा दिन ही खत्म कर दोगे। और इतना ट्रैफिक कि आपको एंटरटेनमेंट की जगह पे आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो आधी देर गाड़ी चलती है, आधी देर रुकी रहती है, मतलब कितना ट्रैफिक। इवन जयपुर में देखो ना, रोड्स के हालात बहुत ही मतलब संगीन हो चुके हैं, क्रिटिकल हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक नया इन्वेंशन निकाल दिया कि भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो जैसे ऑर्डर करो, आपको जब भी मंगाना है तो आप तो बस 1 घंटे पहले ऑर्डर करके रखो, जब भी आपका अप्रोप्रिएट टाइम होगा आपके पास आपका सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा। अब आप घर बैठे बैठे अलग अलग 10 शॉप से अपनी पसंद की चीजें मंगा सकते। घर में पार्टी है, गेस्ट आ गया अचानक से। पहले जनरली पता है क्या होता था, आप कभी अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, जैसे आपको नॉलेज नहीं है कि गेस्ट आने वाले हैं, सडनली कोई गेस्ट आ गए। अब ऐसे तो है नहीं कि घर में हमेशा बहुत सारी स्वीट्स होंगी या कुछ स्नैक्स पड़े होंगे, ऐसा नहीं होता। अब पहले पता है लोग क्या करते थे, जैसे गेस्ट देखे ना, घर का एक बंदा फटाफट भागता था और है ना, मतलब स्वीट्स की शॉप पे कोई सामान लेने, और ये गेस्ट आ गया, ये लेके आओ। अभी ऐसा कुछ नहीं है आजकल। अभी क्या है कि आपको पता है इतनी फास्ट डिलीवरी है, गेस्ट आया, ये तो है नहीं कि आते ही 5 मिनट में भाग जाएगा। गेस्ट आया है, थोड़ी देर बैठेगा तो हम चाय कॉफ़ी ऑफर करेंगे, हमारा स्नैक्स भी आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें कहीं भागने वागने की ज़रूरत नहीं है, हमारी लाइफ ईजी कर दी है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने। तो दिस वॉज एन इन्वेंशन, दिस वॉज अ न्यू आइडिया। ऊबर देख लो आप, ओला देख लो, रोड पे पार्किंग का इशू, ट्रैफिक जैम का इशू, अब आपको वो सारे प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट है, आप ऊबर ओला बुक करो। आपको घर के अंदर, इवन फ्लैट्स में लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है, वहां पे रोज नाटक, इसने मेरी गाड़ी हिट कर दी, इसने वो कर दिया। गाड़ी मत रखो ना। और कन्वीनियंट की कन्वीनियंट है, ड्राइवर मिल रहा है फ्री में, आपको कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी इशू हो जाता है, जैसे कोई वेदर खराब है तो जरूर आपको प्रॉब्लम आता है, बाकी अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो इसका मतलब इट वॉज अ न्यू इन्वेंशन। तो ऐसे जब इन्वेंशन आते हैं तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फंडिंग का। फंडिंग का कि कौन फंड करेगा ऐसे बिजनेस को, क्योंकि न्यू इन्वेंशन में लोगों को बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। तो ऐसे में कौन इन्वेस्ट करते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। कौन इन्वेस्ट करते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। अब जैसे मान लो एक IITian है, उसने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया, और वेंचर स्टार्ट किया, उसके बाद आइडिया तो है, उसके बाद नॉलेज है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, फंड्स नहीं है। घर वाले बोल रहे भैया पढ़ा दिया वही बहुत है, अब तुम उनसे हमेशा जिंदगी भर पैसे थोड़ा मांगते रहोगे। बैंक वाले बोलते हैं भैया तेरे पास क्या सिक्योरिटी है, किस सिक्योरिटी पे तेरे को लोन दे, भैया कमाऊंगा जब तो सिक्योरिटी आएगी ना मेरे पास, बिना कमाए कहाँ से सिक्योरिटी, एसेट कहाँ से आएगी मेरे पास। तो ऐसे में ये वेंचर कैपिटलिस्ट वो भगवान है जो इनको बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे देते हैं। अच्छा अब देखो, IITian का बिजनेस है, कोई कंपनी बनाई उसने, सपोज करो कंपनी में टोटल कैपिटल है 500 करोड़ की, 500 करोड़ की। आउट ऑफ 500 करोड़ इस IITian का पैसा लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़, और बाकी का 400 करोड़ किसने दिया है? वेंचर कैपिटलिस्ट ने। तो एक चीज बताओ, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास इतना सारा कैपिटल होगा तो हमेशा मनमानी किसकी चलेगी? तो फिर अल्टीमेटली IITian का दिमाग के आइडिया का क्या लेना देना? फिर तो कोई फायदा ही नहीं होएगा। फिर तो अल्टीमेटली अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ही अपनी मनमानी चलाएंगे तो फिर बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो वहां पे ये लोग आपस में एक सेटलमेंट करते हैं। क्या सेटलमेंट करते हैं? कि क्योंकि IITian का खुद का दिमाग है, उसके खुद के आइडियाज हैं, उसके खुद की पॉलिसीज हैं, तो इसीलिए उसके शेयर्स पे उसको हम ज्यादा वोटिंग राइट देंगे। कितनी वोटिंग राइट देंगे? से 4 टाइम्स, लेट्स सपोज 4 टाइम्स, और इनको मिलेगा पार। अब ऑल्दो उसकी कैपिटल कम थी, लेकिन 4 टाइम्स वोटिंग करते ही वो वेंचर कैपिटलिस्ट के कैपिटल के बराबर आ गया। समझ में आई बात? इसका मतलब हमने उसको किस टाइप के वोटिंग राइट दिए? ऐसा सुपीरियर वोटिंग राइट्स। क्या दिए हैं? सुपीरियर वोटिंग राइट्स दिए हैं। अगर किसी कंपनी में इस तरह के सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं और वो हम IPO लाना चाहती हैं, तो उसको रेगुलेशन नंबर 6(3) फॉलो करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिटेलिंग अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने पढ़ा रेगुलेशन नंबर 4, दैट इज फॉर रेफरेंस डेट। रेगुलेशन नंबर 5 नॉट एलिजिबल। 5(1) में हमने 4 कंडीशंस देखी, और 5(2) में हमने आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में देखा। 6(1) एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसमें भी 4 कंडीशंस देखी। 6(2) ऑल्टरनेटिव रूट हमने देखा। 6(3) जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स SR शेयर्स के बारे हो रही है, तो उसके कंडीशंस अपन कल से स्टार्ट